डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। पैसा आजकल हर किसी की ज़रूरत बन गया है। यही पैसा कमाने के लिए हमें काम करना पड़ता है। कभी कभी हमें ऐसा काम मिलता है जो हमारी पसंद का होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग भटकते रह जाते हैं अपनी पसंद का काम करने के लिए। लेकिन कभी कभी भगवान ने हमारी ज़िंदगी में वो काम लिखा होता है जो हमें पूरी ज़िंदगी करना पड़ जाता है। हमने उसका चुनाव नहीं किया होता, उस काम ने हमारा चुनाव किया होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मितेश है और मैं ओडिशा का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। पैसा कमाने के लिए हर कोई अलग अलग काम करता है, लेकिन शायद काम ने मेरा चुनाव कर लिया था। बचपन से ही जब मेरे पिता वहाँ छोटी सी दुकान पर बैठा करते थे, मुझे जानवरों से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। शायद जानवरों को मैं कंट्रोल कर पाता था। जानवर क्या चाहते हैं? आपकी मासूमियत शायद उन्हें आपके पास ले आती है, वो आप पर भरोसा करने लगते हैं। और मैं बचपन से ही ये सीख गया था, हम जानवरों पर भरोसा कर सकते हैं, इंसानों पर नहीं। इंसान एहसान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जानवर अपनी जिंदगी में किए हुए एक एहसान को भी कभी नहीं भूलते। इसका उदाहरण आपको आपकी गली में ही मिल जाता होगा। किसी छोटे से कुत्ते को आप एक बार एक रोटी खिला दें, उससे उसका पूरा पेट भी ना भरे, लेकिन वो हमेशा आप पर भरोसा करता ही रहेगा। ताउम्र उसकी ईमानदारी उसकी आंखों में आपको दिख ही जाएगी। भले ही आप 5 साल बाद उससे मिलो, लेकिन वो ईमानदारी उस समय भी उसकी आंखों में होगी। इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता। इंसानों की आप ताउम्र मदद करते रहें, लेकिन आपकी एक गलती उन्हें आपसे दूर कर देती है। आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। शायद इसीलिए मैं जानवरों पर इंसानों से ज़्यादा भरोसा करता हूँ। बचपन में छोटे कुत्ते के बच्चे, बिल्लियों के बच्चे, जानवर ऐसे जो लोग हाथ लगाना नहीं चाहते, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था, उनके साथ खेला करता था। ये मेरा शौक़ था। धीरे धीरे मेरा ये शौक़ मुझसे जुड़ता चला गया। जब मैं 10 साल का था, हमारे पड़ोस में घर के अंदर एक सांप आ गया था। सांप पकड़ने वाला किसी दूसरे गांव से आने वाला था, लेकिन वो गांव तक पहुंच ही नहीं पाया। इसके बाद सबकी नज़र मेरे ऊपर ही थी, क्योंकि रात का वक्त हो गया था। वो रात को अपने घर के अंदर नहीं जा सकते थे और उस अंधेरे में भी मैंने उस सांप को बड़ी आसानी से पकड़ लिया था। जानवर चाहे कोई हो, चाहे वो सांप हो या छोटा सा कीड़ा हो, आप पहचान कर सकते हैं। वो एक ही तरह के लक्षण दिखाते हैं, वो अपना रूप नहीं बदलते। सांप का काम है काटना, वो हमेशा आपको काटने की कोशिश करेगा अगर उसे खतरा महसूस हुआ। शेर का काम है आपको खाने के लिए मारना, वो कभी भी अपने नियम नहीं बदलते। इंसान नियम बदल देते हैं। उस घर से बड़ी आसानी से मैंने वो सांप पकड़ा और उसे जंगल में जाकर छोड़ आया। इसके बाद गांव में बहुत लोग मुझे पसंद करने लगे। हर कोई जानवरों से छुटकारा पाने के लिए मुझे बुलाता और मुझे पता चल गया था इसके मुझे पैसे भी मिल सकते हैं। एक बार एक घर के अंदर एक नेवले का बच्चा घुस गया था। उस नेवले के बच्चे को बाहर निकालने के मैंने 100 रुपए लिए थे और उसके बाद ये काम इसी तरह आगे बढ़ता गया। अलग अलग गांव में, राज्य के अलग अलग हिस्सों में मैं जाने लगा। वैसे जानवर जिनसे कोई छुटकारा पा नहीं सकता था, मैं उन जानवरों को दूर कर देता और कुछ पैसे लेता। धीरे धीरे काम अच्छा होता गया और इसी काम के सहारे मैंने अपना घर बना लिया था। पिता को मुझ पर नाज था। मैंने अपनी आदत को ही अपना काम बना लिया था। मेरा शौक़ मुझे पैसे कमा कर देना शुरू कर गया था। लेकिन आपको कभी कभी ऐसे झटके भी मिलते हैं जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती। जब वहाँ उस गांव में एक तेंदुआ आया हुआ था, मैं समझ गया था उसे पकड़ा नहीं जा सकता। वहाँ पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा थे। हर कोई उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन वो जाल में कभी आता ही नहीं। पहली बार गोली चलाई थी मैंने किसी जानवर के ऊपर।
अपने हाथों में उसे मरता हुआ देखा था और मेरी आंखों से भी आंसू बहे थे। मैंने ठान रखा था किसी जानवर को मारूंगा नहीं, लेकिन इंसानियत के लिए कभी कभी जानवरों की बलि भी देनी पड़ जाती है। इंसान ऐसा ही तो करते हैं। हमें जिंदा रहने का हक है, जैसे धरती पर किसी और का हक है ही नहीं। ये पहली बार था जब किसी जानवर को मैंने मौत के घाट उतारा था। वहां गांव वाले मेरे काम से बहुत ज्यादा खुश थे, पुलिस वाले मेरे काम से बहुत ज्यादा खुश थे, गांव के आसपास जितने भी सरपंच थे वो मेरे काम से खुश थे, जैसे हर कोई मेरे काम से खुश था सिवाय मेरे। मैं उस तेंदुए को मारना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करता, बचाने के लिए मारना पड़ा। उसके बाद मुझे ज्यादा पैसों वाले काम मिलने शुरू हो गए। अब जानवरों को मौत के घाट उतारने के भी मुझे पैसे मिलते, लेकिन मैंने नियम बना रखे थे, ऐसे किसी जानवर को नहीं मारूंगा जिसने किसी और को जान से ना मारा। मैं किसी मासूम जानवर को मौत के घाट नहीं उतारना चाहता, और अगर किसी जानवर ने इंसानों को मारा भी हो और उसे जिंदा बचाया जा सके, जंगल में छोड़ा जा सके, तो मैं पहले ये करूंगा। मारूंगा तब जब मेरे पास कोई और रास्ता ना होगा। धीरे धीरे मैं सफलता के रास्ते पर चलता गया था और मेरी पहचान इस तरह से हो गई थी कि जो किसी भी जानवर को पकड़ सकता है। मैंने एक शेर को भी बेहोश करके जंगल में छोड़ा था जब वो गांव में भटक गया था। मैं चाहता तो उसे मार देता, मेरे पास एक बंदूक थी, मैं उसे मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन नहीं, उसे मारा नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे इंसानों से ज्यादा भरोसा जानवरों पर है। वो कभी भी अपनी आदत के विपरीत काम नहीं करते। शेर का काम भूख को मिटाना है, इंसानों के दुश्मन नहीं होते वो। और मुझे जब फोन आया एक पिछड़े हुए गांव से, जो शहर से बहुत ज्यादा दूर था, वहां जाने के लिए सड़क भी अच्छी नहीं बनी हुई थी, लेकिन कोई जानवर था जो लोगों को मार रहा था। उस गांव में रहने वाले बहुत सारे लोगों को उस जानवर ने मार दिया था। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की थी, लेकिन पुलिस वाले भी इतनी दूर जाने से डर रहे थे। जानवरों से हर कोई डरता है जब आपको पता ही ना हो कि रात में कौन सा जानवर आके लोगों को मार रहा है। इसीलिए मुझे वहां पर पहुंचना था। मैं जानवरों की आंखें पढ़ सकता था, इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया था। जो चीज़ें किताबों में पढ़ाई नहीं जाती वो मैं सिखा सकता था। मैं जानवरों के करीब रहना शुरू हो गया था। वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। धीरे धीरे विज्ञान उसके बारे में जानता जाएगा, लेकिन जो ये काम करते हैं वो पहले ही जान जाते हैं। मैं उस गांव में जैसे ही पहुंचा था, गांव वाले मेरे पांव पड़ना शुरू हो गए थे। वो मासूम लग रहे थे, लेकिन कई विधवाएं मिली थीं जिनके पतियों को उस जानवर ने मार दिया था। अब रात का वक्त था और 8 बजे हर कोई घेरा बनाकर मुझे उस पेड़ के नीचे बिठाकर बात कर रहा था कि कैसे उन लोगों को मारा है। वो जंगल में बुलाता है, वो भटकाता है और मौत के घाट उतार देता है। बस उसे अगर मैं मार दूं तो इनका काम हो जाएगा। मैं बस ढूंढ लूं कि वो कहाँ छिप जाता है। गांव वालों ने उसे जंगल में ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका घर ढूंढ नहीं पाए। वो जानवर कहीं ना कहीं छिप जाता है। और मुझे एक नई बात पता चली थी। हमेशा हर कोई कहता जानवर तेज दिमाग होते हैं, वो खतरा भांप लेते हैं, लेकिन इनका कहना था वो जानवर इंसानों की तरह सोच सकता है। हम जो करते हैं वो भी कर सकता है। उसका रूप भयानक है, लेकिन बयां नहीं किया जा सकता। हैरान हुआ, हर किसी से मैं पूछ रहा था वो जानवर कैसा दिखता है। कई लोगों ने उस जानवर को देखा था। कोई शेर कह रहा था, कोई भेड़िया कह रहा था, किसी ने मगरमच्छ कहा था। मैं हैरान था, ऐसा नहीं हो सकता, एक जानवर अलग अलग तरह के भ्रम नहीं दे सकता। यहाँ एक मगरमच्छ, एक शेर और एक भेड़िया होगा, अलग अलग होंगे। लेकिन उनका कहना था नहीं, ये एक ही है जो कभी भेड़िए की तरह दिखता है, कभी शेर की तरह, कभी मगरमच्छ तो कभी पंछी बन जाता है। वो भटकाता है, बहकाता है, बस मौत के घाट उतारने का तरीका ढूंढ लेता है। उस गांव में 100 लोग थे। ये नया बना गांव लग रहा था। शायद कहीं और से भूले भटके लोग यहाँ पर पहुंचे होंगे और यहाँ गांव का निर्माण कर दिया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कोई शाप इस गांव से जुड़ा हुआ है जो उन्हें धीरे धीरे मारता जा रहा है। और मुझे बुलाया गया था उस जानवर को पकड़ने के लिए। मैं भी तैयार था। आज रात मुझे आराम करना होगा, कल मैं जंगल के अंदर जाऊंगा। गांव वाले कह रहे थे कि वो मेरे साथ चलना चाहते हैं। मैं अकेला इस जंगल में नहीं जा सकता, वो मुझे मौत के घाट उतार देगा। लेकिन मुझे पूरा एक्सपीरियंस है। मेरे पास एक राइफल है, एक शॉटगन है,
दो बंदूकें हैं मेरे पास, और भी कई हथियार हैं। मैं इतनी आसानी से मर नहीं सकता। कोई भी जानवर हो उसे वहीं पर मार कर रख दूंगा, लेकिन फिर भी अगर जिंदा पकड़ पाया मैं कोशिश करूंगा। गांव वालों ने समझाया था, नहीं सामने आया तो गोली चला देना, रुकना मत। उस रात गांव में बिताने के बाद उनकी बातों से ये तो समझ गया था, कुछ ना कुछ ऐसी चीज तो है जो मेरी समझ के ऊपर से निकल रही है। मैं इंसानों पर भरोसा नहीं करता, जानवरों पर भरोसा करता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा जानवर जो इंसानों की तरह सोच सकता है, कैसे करूँगा उसका सामना। पूरी रात सो नहीं पाया था और अगली सुबह 7 बजे सूरज चढ़ चुका था। मैं अपने वो हथियार और अलग तरह के गैजेट्स उस बैग में डाले आगे बढ़ चला था। उस जंगल में मैं अकेला जा रहा था, हर किसी को वापस भेज दिया था और मैंने इतला भी दे दी थी, मैं इस जंगल में जाऊंगा। जिंदा बचकर बाहर आ गया तो उसकी लाश लेकर आऊंगा या जिंदा पकड़कर उसे लेकर आऊंगा। वापस ना आया तो आपको कहना चाहूंगा, गांव छोड़ दो। ये कोई ऐसा जानवर है जिसे शायद मेरे सिवा कोई और पकड़ ही ना पाए। इस जंगल के अंदर जाते वक्त मुझे डर लग रहा था। जंगल में भयानक से भयानक जानवर मिलते हैं, वो आपको मौत के घाट उतार सकते हैं, इसलिए मेरे कदम थोड़े धीमे थे। उन सूखे हुए पत्तों पर पैर रखना भी बहुत खतरनाक हो सकता है। पैरों की आवाज़ जानवरों को पता चल जाती है। शुरुआत तो हुई उन बंदरों से जो उन पेड़ों पर चढ़े हुए थे। एक अनजान इंसान को इस तरह जंगल के अंदर घुसता हुआ देख वो डरे हुए थे। वो मुझसे दूर भाग रहे थे और मैं भी गोली नहीं चलाना चाहता था। मैं आवाज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन उनसे बचा नहीं जा सकता था। मुझे देखकर वो मेरा पीछा करने लगे थे, लेकिन पेड़ों के ऊपर चढ़े हुए भी वो इसी तरह आवाज़ करते जा रहे थे। शायद किसी को इत्तला दे रहे थे, लेकिन किसको? उस जंगल के और अंदर जाता गया मैं। पहले तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, लेकिन उसके बाद नीचे घास भी बहुत ज़्यादा मिलने लगी। ये अजीब सी घास थी जो 6 फुट से भी ज़्यादा ऊंची थी। उसके आगे देखा ही नहीं जा सकता था और मुझे बार बार कुछ पेड़ों के ऊपर चढ़ना पड़ता। ऐसी घास में खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। घात लगाए हुए अगर कोई जानवर यहाँ हुआ तो मुझ पर झपट्टा मार सकता है। इसीलिए मैंने शरीर के ऊपर ऐसी जैकेट पहन रखी थी जिस पर बहुत ज़्यादा कांटे लगे हुए थे। ऐसी जैकेट ने मुझे पहले भी बहुत बार बचाया था। जब बड़ा जानवर आप पर झपट्टा मार दे तो कांटों वाली जैकेट पहनना बहुत अच्छा डिसीज़न होता है। वो हमला कर ही नहीं पाते और खुद जख्मी होकर भाग जाते हैं। बहुत बार बचा था मैं और आस लगा रखी थी कि इस बार भी वैसे ही बचूंगा। उस जंगल के काफ़ी अंदर तक जाने के बाद मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई। उस घास की एक तरफ बार बार मेरे चलने के बाद वो आवाज़ आती और एकदम से बंद हो जाती। ये घात लगाने की आवाज़ थी। कोई ना कोई जानवर ऐसा है जो यहाँ पर घात लगा रहा है। अब मैं क्या करता? मैंने एक छोटा पेड़ ढूंढ लिया और उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जा रहा था मैं दूर दूर तक देख सकता था। एक तरफ घास थोड़ी नीचे की तरफ दबी हुई थी। वहीं था जो भी था वो आवाज़ कर रहा था। गर्र की आवाज़ आ रही थी जैसे शेर करता है। वो गुर्रा रहा था और उसके बाद घास थोड़ी आगे की तरफ बैठने लगी। मैं उसे देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन घास के हिलने के साथ मैं ये पता लगा पा रहा था कोई ना कोई भारी चीज़ है जो वहाँ पर चल रही है। ये कोई भी हो सकता है, कोई शेर, कोई बाघ, कोई भेड़िया, कुछ भी, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा था। उस पेड़ पर चढ़ा हुआ बस इंतज़ार कर रहा था कि वो घात मेरे लिए लगा रहा है या किसी और जानवर के लिए लगा रहा है। धीरे धीरे वो घास हिलती जा रही थी, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा था। वो इस पेड़ के इर्द गिर्द घूम रहा था और झाड़ियाँ, घास इतनी ऊंची थी एक झलक ना मिल पाई मुझे उसकी। अचानक एक तरफ वो घास दबी और उसके बाद वो हिलना जैसे बंद हो गया। अब घास नीचे नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी हल्की हल्की आवाज़ इर्द गिर्द से आए जा रही थी। ऐसा लग रहा था वो जानवर जैसे नीचे घिसट कर चलना शुरू हो गया हो या उसने आकार छोटा कर लिया हो। वहाँ से वो गायब भी हो गया था और आसपास से आवाज़ें आती रही थी। अचानक पीछे से आवाज़ आई, किसी ने छलांग लगाई थी। ये एक बड़ा सा भेड़िया था जो उस पेड़ के ऊपर छलांग लगा रहा था। मैं पेड़ के दूसरी तरफ हो गया और जल्दी से मैंने वो गन निकाली और उसकी तरफ तानने ही वाला था कि उसका पंजा उस गन से टकराया और गन नीचे गिर गई।
अब मेरी पीठ पर टंगी एक राइफल थी, लेकिन उसने छलांग लगाकर अब मेरी गन को भी गिरा दिया था और खुद झाड़ियों में फिर से छिप गया था। जहां वो गया था वहां से वो हिला नहीं, झाड़ियां जरा भी नहीं हिली। मुझे लग रहा था कि वो वहीं पर होगा। मैंने राइफल निकाल ली और मैं उस पेड़ को टांगों से पकड़े हुए था। उसी तरफ मैंने वो राइफल की और गोली चला दी। ये एक शॉटगन राइफल थी जिसकी गोली छर्रों की तरह फैल कर आगे जाती है। वहां गोली चली और जरा भी आवाज नहीं आई। वो वहीं होना चाहिए, गायब कैसे हो सकता है? झाड़ियां इतनी ऊंची थी कि वो नीचे छिप जाता है और नजर नहीं आता। तभी हल्की हल्की आवाज कभी इधर से आती, कभी उधर से आती। बार बार वो ये आवाजें करता जा रहा था और जैसे मुझे घेरता जा रहा हो। लेकिन वो हमला पीठ की तरफ से ही करेगा, इसलिए अब मैंने नजर ज्यादातर पीछे रखी हुई थी। आसपास से आ रही आवाजें हर बार मुझे भ्रम में डाल देती, लेकिन अचानक उसने फिर से पीछे से छलांग लगाई और फिर से मेरी उस राइफल के करीब से उसका पंजा निकला। मैं फिर से गोली नहीं चला पाया और वो उस झाड़ियों में लोप सा हो गया। अब मैं उस पेड़ के और ऊपर जाना चाहता था। धीरे धीरे मैं चढ़ता गया और ऊपर जाता गया। एक छलांग लगाई, मैं पास वाले पेड़ पर पहुंच गया। अब उसकी टहनी के सहारे ज्यादा ऊपर तक जा सकता था। ये बहुत ऊंचा पेड़ था। मैं धीरे धीरे उस पेड़ पर और ऊपर चढ़ने लगा। अब नीचे साफ साफ नजर आ रहा था। जहां पर उसने छलांग लगाई थी वहां से वो गायब हो चुका था। ऊपर से साफ दिख रहा था बैठी हुई वो घास, लेकिन धीरे धीरे आवाजें अब भी आती रही, लेकिन वो नजर नहीं आया। घनी झाड़ियां थी, लेकिन उसका आकार भी तो बड़ा था। गायब कहाँ हो जाता है? कैसे हमला करता है घात लगाकर? मैं इतना ऊपर तक चढ़ा हुआ था कि मुझे ये पता चल गया अब वो यहाँ पर नहीं आ सकता। लेकिन नीचे से लिपट लिपट कर चढ़कर ऊपर आता हुआ बड़ा सा सांप दिखा मुझे। पेड़ पर घूम घूम कर चढ़ रहा था। मैं डरा हुआ था और उस पर गोली नहीं चला सकता था, क्योंकि हमलावर तो कोई और है। भेड़िए का मुकाबला करना है, लेकिन सांप भी मुझे घेरने लगा था। मैंने छलांग लगा दी ऊपर से ही दूसरे पेड़ की तरफ। इतनी ऊंचाई पर था, अगर मैं उस टहनी को ना पकड़ पाता, नीचे गिरता, शायद तब वो भेड़िया नोच कर मुझे मार देता। लेकिन अपनी आंखों के सामने उस सांप को छलांग लगाते देखा मैंने। लिपटा वो स्प्रिंग की तरह बना और छलांग लगाकर मेरे पेड़ के ऊपर। वो जैसे मेरा शिकार करने के लिए चढ़ रहा था। एक सांप इस तरह से किसी को फंसाकर मारने की कोशिश नहीं करता। वो तो डरते हैं, इंसानों से दूर भागते हैं, लेकिन ये सांप मेरा पीछा कर रहा था। अब ये नई मुसीबत से भी मेरा पाला पड़ चुका था और मैं टहनियों पर छलांग लगाते हुए अलग अलग पेड़ों पर जाता। वो सांप भी छलांगे लगाता लगाता मेरा पीछा करता जा रहा था। ये काले रंग का जहरीला सांप था, जिसका आकार काफ़ी बड़ा था। देखने में ये जहरीला सांप लग रहा था, लेकिन आकार से ऐसा भी लग रहा था जैसे एनाकोंडा का कोई छोटा सा बच्चा हो। उसमें बहुत दम था, छलांग लंबी लंबी लगा पा रहा था। अब एक पेड़ पर पहुंचते ही मैं जान गया था, ये ऊपर तक चढ़ता जाएगा और किसी ऊंचे पेड़ में मैं फंस गया तो फिर ये मुझे काट ही लेगा। अब मैं नीचे उतरने लगा और बिल्कुल नीचे ज़मीन पर आ गया। उस सांप ने छलांग लगाई नीचे ज़मीन पर और उस झाड़ियों में नीचे गिरते ही वो भारी सी आवाज़ करने लगा। तभी वहाँ से वो भेड़िए की गुर्राने की आवाज़ आने लगी, जैसे दो जानवर मिलकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। शायद इसी तरह तो नहीं उन लोगों को मारते। अलग अलग जानवर मिले हुए हैं, गांव वालों ने यही तो बताया था। शायद उनकी बात सच्ची थी। मैंने जिंदगी में जो जो सीखा है वो गलत भी तो हो सकता है। जानवर भी तो इंसानों की तरह सोच सकते हैं, लेकिन सांप कैसे सोच सकता है? उसका तो सर भी बहुत छोटा होता है। ये सोचने का समय नहीं था। मैं उस राइफल के साथ भागना शुरू कर गया। मैं थोड़ा सा आगे भागा था, मेरे पैरों से मेरी बंदूक टकराई जो अभी अभी नीचे गिरी थी। मैंने उसे भी उठा लिया। फिर से दोनों हाथों में बंदूक थी। मैंने वो शॉटगन राइफल अपने फिर से पीठ पर टांग ली और दूसरी बंदूक हाथ में लिए भाग रहा था। पीछे से भागने की आवाज़ आ रही थी और लग रहा था ये भेड़िया है। यकीनन सांप भी उसके साथ ही होगा। बड़े कमीने जानवर हैं, किस तरह से मार रहे हैं चाल बिछाकर। अब मैं एक छोटी सी गुफा के पास पहुंचा और जैसे ही गुफा के अंदर घुसा, वहां बड़ा सा पत्थर पड़ा था। वो पत्थर मैंने आगे की तरफ लुढ़का दिया। अब उस भेड़िए से तो मैं बच चुका था।
वो भेड़िया बाहर गुर्राता जा रहा था और उस गुफा से शायद ऊपर से निकलने का कोई रास्ता होगा। मैं ऊपर की तरफ जाने लगा और जैसे ही मैं थोड़ा ऊपर चढ़ा था, उस पत्थर को मैंने आगे तो लगा दिया था, लेकिन नीचे छोटा सा रास्ता छोड़ा हुआ था मैंने। उस छोटे से रास्ते से अंदर घुसता हुआ नेवला देखा मैंने। ये बड़ा सा नेवला था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। ऐसा लग रहा था शैतानी नेवला हो। मैं उन पत्थरों पर अब ऊपर चढ़ रहा था। ये गुफा से बाहर निकलने का समय था, लेकिन वो नेवला भी बड़ी तेजी से छलांगे लगाता हुआ मेरे बहुत करीब तक आ गया था। मैं क्या करता? मैं ऊपर वाले छेद के सहारे बाहर निकलने की कोशिश करता रहा और वो छेद काफी संकरा था, लेकिन वो नेवला बहुत करीब आ गया। मैं जैसे ही छेद से बाहर निकला, ऊपर पड़ा पत्थर उसे छेद में फंसा दिया। अब नेवला अंदर ही था। वो अंदर से खुरचने की आवाज़ ही करता रहा, लेकिन उसी पत्थर के ऊपर एक दो और बड़े बड़े पत्थर रख दिए मैंने। कौन जाने इनके पास ऐसी शक्ति हो ये बड़े पत्थरों को हिला दें। ये सोचता हुआ मैं दूर भागने लगा था। सोचने का समय है, सोचने का समय है, मैं ये कहता हुआ थोड़ा नदी के पास पहुंचा। नदी में छलांग लगाते ही दूसरी तरफ पहुंच गया। अब मैं एक पेड़ के सहारे नीचे बैठा हुआ था और झाड़ियों से बचा हुआ था। मैं सांस भी धीमी ले रहा था, आवाज़ भी बिल्कुल नहीं कर रहा था। सोचने का समय है, सोचने का समय है, मैं ये कह रहा था और सोच भी रहा था। ऐसे जानवरों का मुकाबला कैसे करूं जो मिलकर वार कर रहे हैं? सांप और नेवला कभी दोस्त नहीं हो सकते। यहाँ पर तो दोनों मिलकर मेरा शिकार कर रहे हैं। और भेड़िया, क्या इनका राजा है वो भेड़िया? कैसे कमीने मिले हुए हैं। अब मैंने एक प्लान बना लिया था। किसी एक जानवर को घायल तो करना होगा। एक जानवर घायल होगा, उसके बाद ही पता चलेगा ये जानवर मिलकर प्लान बनाते हैं या यहाँ पर कितने जानवर हैं, सब कुछ इसी तरह जान सकता हूँ। अब मैं उन झाड़ियों से निकलकर खाली मैदान में जाना चाहता था। वहाँ मैदान ढूंढना बहुत मुश्किल भरा हो रहा था। आसपास से आवाज़ें आती, लेकिन मैं भागना शुरू कर देता। एक जगह मैदान मिल ही गया। वहाँ घास तो थी, लेकिन इतनी ऊंची नहीं थी कि कोई जानवर वहाँ पर छिप पाता। अब उस घास में मैं इधर उधर भागता हुआ उसे फंसाने के लिए जानबूझकर जाल बिछाता जा रहा था। वहाँ ढेर सारी तीखी लकड़ियाँ बिछा दी थी मैंने। एक पेड़ के ऊपर धागा बांध दिया था। मैं इस तरह उसे फंसा रहा था कि वो मेरे जाल में आ जाए। वहाँ बिल्कुल मैदान के बीच में खड़ा होकर इंतजार करने लगा। वो किसी दिशा से तो आएगा, कहीं से मुझ पर हमला करे, मैं उस पर गोली चला दूंगा। लेकिन सामने से चलकर आता हुआ बाघ देखा मैंने। अब बाघ की कहानी तो किसी ने नहीं बताई थी कि यहाँ पर बाघ भी हैं। बाघ चलता हुआ वो मोटे पेड़ों के पीछे छिपता छिपता मेरे करीब आ रहा था। जैसे ही मैं शॉटगन राइफल उस तरफ तानता, वो एक पेड़ के पीछे छिप जाता। उसकी नज़रें मेरी तरफ होती। वो बार बार एक कोने से थोड़ी आंख बाहर निकालकर मेरी तरफ देखता और गुर्राने लगता। वो मुझे डराना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बस जिंदा बचना चाहता था। धीरे धीरे पेड़ों के पीछे से निकलता हुआ मेरे सबसे करीब वाले पेड़ के पीछे छिप गया वो। अब मैं इंतज़ार करने लगा कि वो निकला तो मैं गोली चला ही दूंगा, लेकिन टांगें भी मेरी कांप रही थी। हर बार उसके कदम से मेरे कदम भी मिल जाते। वो आगे बढ़ता, मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता। अब 2-3 कदम मैं और पीछे हो गया। एक पेड़ की एक तरफ निकल आया था। अब मैंने निशाना इस तरफ से ऐसे बनाया है कि ऊपर से अगर बाघ निकला तो मैं गोली चला दूंगा। लेकिन उस पेड़ के पीछे से बाघ नहीं निकला था। उसके पीछे से एक छोटा सा सियार निकला था। वो सियार तेजी से भागकर मेरे करीब वाले पेड़ के पीछे छिप गया। मेरे होश उड़ चुके थे। ये सियार यहाँ पर कैसे आ गया? और उस पेड़ के पीछे तो एक बाघ होगा ना। तभी मेरे पास वाले पेड़ के पीछे जहाँ सियार छिपा था, उसके पीछे से आंख निकली बाघ की। मेरे होश उड़ चुके थे, यहाँ हो क्या रहा है? आखिर उन पेड़ों के पीछे से बाघ निकल कैसे आए? क्या हो रहा है? सियार कहाँ गया? समझ में नहीं कुछ आ रहा था। मैं पीछे भी मुड़ मुड़ कर देख रहा था, कहीं वो सांप तो मुझे नहीं घेर रहे, कहीं वो भेड़िया तो नहीं आ रहा। यहाँ कितने जानवर हैं मुझे समझना होगा। तभी मैं घूमकर पेड़ के पीछे छिप गया। अब दूसरे पेड़ के पीछे से या तो बाघ आएगा या सियार आएगा। दोनों उसके पीछे छिपे होंगे, लेकिन दोनों बाहर नहीं निकले। एक सांप उस पेड़ के पीछे से नीचे लिपटता लिपटता आगे बढ़ा और एक खड्डे के अंदर चला गया। ये क्या हो रहा है?
मैं घूमकर दूसरे पेड़ के पीछे गया ताकि बाघ को निशाना बना पाऊं, लेकिन वो पेड़ खाली था। उसके पीछे कोई नहीं, ना वो सियार ना वो बाघ, सिर्फ सांप निकला था जो कहाँ से आया वो भी पता नहीं चला, और वो तो एक खड्डे के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा होगा। मैं डरा सहमा सा था। तभी एक खड्डे से मैंने सांप बाहर निकलता देखा। जैसे ही वो बाहर निकला मैंने उस तरफ गोली चला दी, लेकिन उसकी रफ्तार तेज थी। एक पेड़ के पीछे वो चला गया। मैं अब निशाना लगाए हुए था कि सांप को तो मार ही डालूंगा। मैं करीब गया, नीचे की तरफ बंदूक की हुई थी, तभी पीछे से जैसे बाघ ने हमला किया। बड़े आकार का बाघ, उसका पंजा सीधा मेरी छाती पर बजा था। वो पंजे ने मेरी छाती छलनी कर दी और मैं पीछे जा गिरा। तभी उसने छलांग लगाई थी मेरे ऊपर मुझे मारने के लिए, लेकिन मैंने शॉटगन राइफल उसी तरफ कर रखी थी। गोली तो चल गई, वो छर्रे से उसे नुकसान भी हुआ और मेरे ऊपर छलांग लगाने की बजाय वो एक कोने में गिर गया। अपनी आंखों के सामने उसे रूप बदलते हुए देखा था मैंने। वो अलग अलग जानवर नहीं है, सांप, सियार, भेड़िया, वो मगरमच्छ अलग नहीं है, एक ही है। उसने मेरी आंखों के सामने इंसानी रूप ले लिया और उसने एक हेलमेट पहन लिया था, काले रंग का हेलमेट, जैसे स्वॉट टीम हो आर्मी की। शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट थी। वो खड़ा हो गया था इंसान रूप बनाकर, जो पहले बाघ था। 2 गोलियां और चलाई थी और उन छर्रों का अब बुलेट प्रूफ जैकेट पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। मैंने उस पर और भी कई गोलियां चलाई, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली टकरा नहीं रही थी, जैसे उस पर असर ही ना हो रहा हो। मैं अब वो सारी गोलियां चला चुका था और शॉटगन राइफल मैंने वहीं पर फेंक दी। दूसरी गन में निकाल चुका था, लेकिन अब वो इंसानी रूप में मेरे पीछे भागना शुरू हो गया था। मैं पेड़ों के पीछे से छिपता हुआ उससे बच रहा था और बार बार पीछे गोली चला रहा था। वो गोली से भी बचता और अचानक उसने मेरी आंखों के सामने भेड़िया रूप इख्तियार कर लिया और छलांगे लगाने लगा। मैं पीछे मुड़ा, फिर से उस पर गोली चला दी। उसकी एक बाजू पर गोली लगी थी और फिर से वो वैसे ही बुलेट प्रूफ जैकेट वाले रूप में आ गया, लेकिन कंधे से खून निकल रहा था उसके। उसने अपना कंधा पकड़ रखा था। उसके बाद वो वहाँ से भागने लगा था, लेकिन अब मुझे लगा मौका यही है, इसे मौत के घाट उतारना होगा। बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली टकरा नहीं पा रही थी, उसको भेद नहीं पा रही थी। वो भाग रहा था, पीछे से गोलियां चलाता रहा मैं। जैसे ही गोलियां खत्म हुई, ट्रिगर 2-3 बार खाली चला, वो समझ गया गोलियां खत्म। वहीं पर वो रुक गया, कंधे को पकड़े हुए पीछे मुड़ा। उसने अपना हेलमेट भी उतार दिया और मैंने वो बंदूक नीचे फेंक दी। अब बड़ा सा चाकू था मेरे हाथ में और मेरी टांगें कांप रही थी। उसने हेलमेट उतारा और वो चेहरा मैं भूल नहीं सकता। वो इंसानों जैसा था और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, इंसानों से डर लगता है, जानवरों से नहीं। इंसानों पर भरोसा नहीं कर सकते हम। मैं वो चाकू पकड़े हुए था और उसने बाघ का रूप इख्तियार कर लिया। अब मेरी टांगें ज़्यादा ज़ोर से कांपने लगी थी। बाघ देखते ही घबराहट सी होने लगती है। ये शिकारी जानवर हैं जो किसी भी तरह शिकार कर ही लेते हैं। उसके धीमे धीमे आगे की तरफ बढ़ते हुए कदम, उसकी वो आंखें मुझे घूर रही थीं। मुझे लग रहा था ये छोटा सा चाकू क्या कर पाएगा, लेकिन फिर भी मैंने चाकू इस तरह से पकड़ रखा था कि वो अगर छलांग लगाता मैं चाकू गर्दन में घुसा देता। तभी एक और चाकू हाथ में ले लिया मैंने। अब मौत के मंजर का समय हो गया था। हम में से कोई एक ही बचने वाला था। तभी मैंने बोलना शुरू कर दिया, मासूमों को मारने की कोशिश करते हो? तुम्हें क्या लगता है इस शक्ति का गलत इस्तेमाल कर सकते हो? कैसे कर लेते हो तुम? सबको मौत के घाट उतार देते हो, मुझे भी मारना चाहते हो, लेकिन नहीं। मैंने ऐसे जानवरों का सामना किया है, तुम्हारा भी कर लूंगा और इसके बाद हम में से कोई एक ही बचेगा। मेरे जिंदा रहते हुए मैं किसी मासूम को मरने नहीं दे सकता। ये कहते ही उसने फिर से इंसानी रूप इख्तियार कर लिया, शायद मुझसे बात करने के लिए, और वो भी कहने लगा, मैं मासूमों को मारता हूँ या तुम मासूमों को मारते हो? क्यों आए हो यहाँ? कोई जानवर का शिकार करने या मेरा शिकार करने? कहाँ से आता हूँ मैं, कहाँ जाता हूँ, ये जानने के लिए? नहीं ढूंढ पाओगे तुम सब जितनी मर्जी कोशिश कर लो, नहीं जान पाओगे।
इतने सालों से कुछ नहीं कर पाए, अब भी नहीं कर पाओगे। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। मैं भी वहाँ रुक गया था, जा तो नहीं सकता मैं। तुमने कितने मासूमों को मारा है और मुझे ये काम मिला है। मैं अब और किसी की मौत देख नहीं सकता। या तो तुम बचोगे या मैं बचूंगा। वो भी मुस्कुराते हुए कहने लगा था, मरोगे तो तुम ही, लेकिन किन की बात कर रहे हो? कौन मासूम? मैं भी किसी मासूम इंसान को मौत के घाट नहीं उतारता। ये तुम्हारा काम है, तुम मार देते हो सबको, जैसे उन गांव वालों को मौत के घाट उतार दिया है। अब मैं उससे बहस करने लगा था। कौन से गांव वालों को मौत के घाट उतार दिया है? किसकी बात कर रहे हो? मैं ऐसा नहीं करता, वो तुम हो जो रूप बदल बदल कर लोगों को मारते हो। तभी वो चुप हो गया और कहने लगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारे अपने कर्म तुम्हें मारेंगे। स्वागत है मेरी दुनिया में। ये कहते ही वो धुआं हो गया था। वहां आसपास धुआं फैल गया, हर तरफ धुआं धुआं सा हो गया था। पेड़ों को दूर से देखा नहीं जा सकता था और मैं उसका पीछा करने के लिए थोड़ा आगे भागा था। वो उस धुएं में कहाँ लोप हो गया मैं जान नहीं पाया। इतनी जल्दी यहाँ धुआं कहाँ से आ गया मुझे पता नहीं चला, लेकिन अब मुझे उसे भी ढूंढना था या बाहर जाने का रास्ता ढूंढना था। मैं जंगल में भटक नहीं सकता। मैं आवाज़ों को सुनने की कोशिश करता रहा, कभी इधर जाता कभी उधर जाता। भटक गया था मैं और ऐसा लग रहा था अंधेरा भी घिरना शुरू हो गया है। मैं उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता और बार बार किसी एक पेड़ के पास ही आ जाता। ये बांस के पेड़ थे। घूम फिरकर उन बांस के पेड़ों के पास आ जाता। चाकू से 2 बांस के पेड़ों को काटा था मैंने निशानी लगाने के लिए और बार बार उनके पास आ रहा था। ये समझ गया था यहाँ घूम घूम कर यहाँ पर आ रहा हूँ मैं। कौन सी जगह है, ये धुआं कहाँ से आया है पता नहीं चल पा रहा। तभी सामने से चलकर आती हुई जैसे अधूरी आत्मा सी दिखी थी मुझे, धुंधली धुंधली सी आत्मा। ये मेरे पिता थे। उनकी आत्मा जैसे यहाँ से निकल कर जाती हुई दिखी। मैं आंखें मलता रह गया। ये सच्चाई है या भ्रम? यकीनन ये वही होगा, जो भी था वही होगा। उसके बाद मैं थोड़ा आगे गया। मुझे मेरे गांव के लोग दिख रहे थे, लेकिन हर एक वही इंसान दिखा जो बहुत समय पहले मर चुका था। यहाँ मुझे आत्माएं दिख रही थी लोगों की जो मरे हुए थे। उनसे बातें करने की कोशिश तो मैं करता, लेकिन वो मुझे पहचानते नहीं। फिर से मैं भागते भागते अपने पिता की आत्मा के पास गया था। उन्होंने देखते ही मुझे पहचान लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मर चुके हो? मैंने कहा नहीं मैं नहीं मरा, लेकिन आप सच में जिंदा हैं। आप तो मर चुके हैं। मैंने खुद अपने हाथों से आपका अंतिम संस्कार किया था। मैं बार बार अपने पिता से सवाल कर रहा था, आखिर ये जगह कौन सी है? मेरे पिता भी हर एक जवाब देते गए, यह मौत की जगह है, यहाँ पर मरे हुए आते हैं। तुम जिंदा कैसे आ गए मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये जगह शरीर को सड़ाते जाती है। कुछ ही समय में शरीर तुम्हारा सड़ जाएगा और आत्मा उससे अलग हो जाएगी। फिर तुम भी यहाँ पहुँच जाओगे। मरे हुए यहीं रहते हैं, सज़ा मिलती है जो बुरे काम करते हैं। तुमने क्या बुरा किया? मैंने कहा मैंने कुछ बुरा नहीं किया, मैंने सच में कुछ बुरा नहीं किया। लेकिन मेरे पिता मेरी आंखों में देखकर कह रहे थे, तुमने कुछ तो बुरा किया होगा जो तुम यहाँ पर आए हो। याद करो, पछतावा करो। तुम्हें अपने उन गुनाहों का पछतावा करना होगा। मैं अब अपने दिमाग से सोच रहा था मैंने क्या गुनाह किए हैं। मैंने एक एक करके अपने पिता को गिनवाना शुरू कर दिया। मैंने ज़िंदगी में क्या क्या किया है जब से वो मेरे साथ थे। मैं किस तरह से जानवरों को पकड़ा करता था, मैं किस तरह से जानवरों से खेला करता था। मेरे पिता कहते, मैं यहाँ आने के बाद सब कुछ भूल सा गया हूँ, मुझे अधूरा सा याद है, बस ये याद है तुम मेरे बेटे हो, बाकी चीज़ें मुझे याद नहीं। लेकिन बताओ, मैं तुम्हें बताऊँगा तुमने गलत क्या किया है, और यहाँ से बचने के लिए तुम्हें वो गलत चीज़ें याद करनी होंगी। मैंने कहा मैं जानवरों को पकड़ा करता था, बचाया करता था, उन्हें मारा नहीं करता था। बस एक बार जब उस जानवर ने बहुत लोगों को मारा था, मैंने गोली चलाई थी उस पर। अगर मैं ना उसे मारता तो वो मुझे मार देता। मैं क्या करता? मासूमों को मरते हुए नहीं देख सकता था, यही मेरा काम बन गया था। लेकिन कभी भी मैंने किसी ऐसे जानवर को नहीं मारा जो आदमखोर ना हो, जिसने इंसानों को मारा ना हो। मैं बस उन्हें मारता, और अगर फिर भी जिंदा पकड़ सकता तो जिंदा पकड़ता।
मेरे पिता सवाल दागते जा रहे थे और मैं जवाब देता जा रहा था। बहुत समय तक हम में बात चलती रही और उसके बाद मेरे पिता कहते रहे, कुछ और बुरा काम गिरवाओ, कुछ और बुरा काम, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें बताना होगा। मैं अपने पिता को कहता जा रहा था, नहीं, इसके सिवा मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर आया हूँ मैं। तो मेरे पिता ने यह भी सवाल किया था, यहाँ क्या करने आए थे, किसे मारने आए थे, किसे लूटने आए थे। मैंने कहा, मारने नहीं आया था, लूटने नहीं आया था, मैं तो यहाँ पर उस जानवर को मारने आया था जिसने इंसानों को मारा है। उस गांव में मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला था इस जानवर को मारने का। इसने बहुत सारी औरतों को विधवा बनाया है। मेरे सामने वो रो रही थी। कैसे मना करता मैं तो बिना पैसों के आया हूँ। इस जानवर को मारूंगा और दहशत खत्म कर दूंगा उन गांव वालों पर। तभी मेरे पिता ने कहा था, कौन से गांव वाले, वो तो कब के मर चुके हैं, वो खाली गांव है, वहां कोई नहीं रहता। मैंने कहा, नहीं, वहां पर रहता है, लेकिन आपको कैसे पता? आपकी मौत तो 5 साल पहले हो चुकी है, आप उस गांव में कब गए? जैसे ही मैंने ये शब्द कहे थे, मेरे पिता के होश से उड़ गए थे। उनके चेहरे के हाव भाव पहचान में नहीं आ रहे थे। मेरे पिता इस तरह से परेशान नहीं होते और वो मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया करते थे। ये मेरे पिता नहीं हो सकते। मैंने उनकी कलाई पकड़ ली और कहने लगा, सच बताइए, कौन है आप, कौन है आप? सच बताओ, तुम मेरे पिता नहीं हो। कौन हो तुम, कौन हो तुम? तभी उसने रूप बदल लिया। ये वही आदमी था जो यहाँ पर जानवर का रूप बदल सकता है। उसने मेरे पिता का रूप इख्तियार किया था, शायद मुझसे कुछ जानने के लिए। एक झटके में उसने मेरा हाथ छुड़ाया और मेरे सामने अपने कंधे को पकड़कर वो इस तरह से कराहते हुए बोला, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। सच जान लो, वो गांव कब का खत्म हो चुका है। वहाँ पर जो लोग तुम्हें मिले होंगे वो तांत्रिक हैं। वो मुझे कैद करना चाहते हैं, वो मुझे मारना नहीं चाहते, मेरी शक्तियाँ चाहते हैं। उनके लिए काम मत करो, भाग जाओ यहाँ से। वो मुझे पकड़ नहीं सकते थे क्योंकि मैं किसी भी गुनहगार को इस जंगल में भटका सकता हूँ, मौत के घाट उतार सकता हूँ, लेकिन किसी मासूम को नहीं। तुम मासूम हो, तुमने कोई गलती नहीं की है, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। और उस गांव की तरफ मत जाना। अगर कोई मासूम यहाँ आता भी है तो वो गांव वाले छोड़ते नहीं उसे। मैंने उससे सवाल किया था, मैं जा नहीं सकता, मुझे पूरी सच्चाई बताओ। तुम मुझे पूरी सच्चाई बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर वो गांव वाले बुरे हैं तो भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरी जान पहचान बहुत ज़्यादा है। उसने मेरी आंखों की तरफ कुछ समय तक घूरा और उसके बाद मुझे जवाब देने लगा। बहुत समय पहले उस गांव में अच्छे लोग रहा करते थे, जैसे हर गांव में रहते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ तांत्रिकों को पता चल गया कि इन जंगलों के अंदर काल रूपीय रहते हैं। काल रूपीय यानी कि हम, जो कोई भी रूप इख्तियार कर सकते हैं। वो तांत्रिक उस गांव पर कब्जा चाहते थे, लेकिन गांव वाले भी मुकाबला करते रहे। वो गांव वाले बहुत अच्छे थे, हम उनके पास जाया करते थे, उनसे सौदा किया करते थे, उनके काम की चीज़ें उन्हें दे दिया करते और हमारे काम की चीज़ें वो दे दिया करते। लेकिन इन तांत्रिकों ने उन गांव वालों को मौत के घाट उतार दिया। वो पूरा गांव उजाड़ हो गया था और उसके बाद हर तांत्रिक वहां बसता गया। उन्होंने सारे साथी वहीं पर बसा लिए और पिछले कुछ सालों से वो 100 से ज़्यादा हो चुके हैं। वो हमें पकड़ने की कोशिश करते, इस जंगल में आते, लेकिन हर बार मौत के घाट उतार दिए जाते। हम इस तरह का जाल बुन सकते हैं कि कोई भी दरिंदा, कोई भी कातिल हमारे सामने टिक नहीं सकता। सिर्फ मासूम से ही हम भरोसा जिता सकते हैं। शायद तुम्हें भी इंसानों से ज़्यादा जानवरों पर भरोसा होगा, इसीलिए तुम मुझ पर भरोसा कर पाए। मैंने कहा, हाँ, मैं हमेशा से इंसानों पर कम भरोसा करता हूँ, जानवरों पर ज़्यादा भरोसा है। लेकिन वो गांव वाले क्या बचे नहीं? उसने कहा, अगर बचे थे तो वो सब भाग गए। अब ये तांत्रिक काल रूपियों को पकड़ना चाहते हैं। मैं और मेरा परिवार इसी जंगल में अलग सी दुनिया बसा कर रहते हैं। उन्हें कभी पता चल ही नहीं पाया कि हम कहाँ रहते हैं। वो हमारा घर ढूंढते रह गए और यहाँ भटक कर खुद ही मर जाते, या हम उनका शिकार कर देते। यहाँ बाहर की रक्षा करने के लिए मुझे रखा गया है। मैं रूप बदल सकता हूँ, इसलिए किसी को भी शिकार बना सकता हूँ। उन्होंने तुम्हें भेजा ही इसलिए है ताकि वो मुझे काबू कर पाए। एक काल रूपियों को काबू करने के बाद वो अपना रंग रूप बदल पाएंगे। ये शक्ति वो मुझसे निकाल कर खुद में समाना चाहेंगे, लेकिन वो कभी हमारा इलाका ढूंढ नहीं सकते।
हमने अलग ही दुनिया बसाई है जिसे और कोई इंसान ढूंढ नहीं सकता। सिर्फ वो रास्ता हम ही खोल सकते हैं, हम ही दिखा सकते हैं। मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूँगा। कौन सी दुनिया है, मैं भी देखना चाहूँगा। वो पहले तो घबरा रहा था, लेकिन मैंने उसे मना ही लिया। उसने जान लिया था, उसने मेरा मन पढ़ लिया था, मैं कोई कातिल नहीं हूँ। वो मुझे अपनी उस दुनिया में ले गया। उन झाड़ियों के पार छोटे छोटे तिनकों के बीच से एक अजीब सा रास्ता बना हुआ था, और वो तिनके जैसे जैसे बड़े होते गए वहाँ रास्ता खुला और मैं उस दुनिया में था। वहाँ कई घर बने हुए थे, वहाँ कई लोग थे, कई जानवर थे, और वो मुस्कुराकर मुझे कहने लगा, ये जो नज़र आ रहे हैं जानवर नहीं है, यहाँ हर कोई हम जैसा काल रूपिया ही है, जो अलग अलग रूप को पसंद करता है। जैसे तुम इंसान बनकर पसंद हो, अपना अपना काम करना पसंद करते हो, उसी तरह हमें कभी इंसान बनना पसंद होता है, कभी जानवर बनना, और कभी कभी वो देखो उड़ते हुए पंछी, हमें पंछी बनना भी पसंद है। इसी तरह मैं रूप बदल बदल कर तुम पर हमले कर रहा था, और तुम भी बहुत बहादुर थे, हर बार मुझे मात दे ही देते। मुझे लगने लगा था कि भागना ही सही होगा, इसलिए मैं भागना तो चाहता था, फिर भी मुझे शक था कि तुम ज़्यादा अंदर तक ना आ जाओ, इसलिए आखिरी बार कोशिश की थी तुम्हारे पिता बनने की, लेकिन तुम तो सच में दिल जीत गए। ये एक बहुत बड़ा गांव बसा हुआ था। इसमें एक झरना बना हुआ था, एक पहाड़ बना हुआ था। हमारे इसी जंगल के अंदर एक अलग सी दुनिया बसी हुई थी, जिसके बारे में कोई जानता तक नहीं और अपनी आंखों से देख रहा था। ये बहुत सुंदर जगह बना रखी थी। ये अलग अलग रूप बना सकते हैं, इसलिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ये वफादार हैं क्योंकि ये जानवर भी हैं। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई थी, जैसे कोई ऐसे देख लिए हों जो मुझे अपनेपन का एहसास दे रहे थे। लेकिन एक घर के पास पहुँचते ही पीछे से आ रही आवाज़ों ने हमें डरा दिया। वहाँ उन तिनकों को फाड़ते हुए उसी गांव के लोग आ रहे थे जिन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा था। वो भीड़ इस तरह आगे बढ़ निकली थी। वहाँ 100 से ज़्यादा लोग थे जो सामने खड़े भाले लिए हुए, हाथों में तंत्र विद्या की चीज़ें लिए हुए खड़े थे, और वो यहाँ पहुँच आए थे। उन्होंने दूर से मुझे इशारा कर दिया और यहाँ काल रूपी एक लाइन में खड़े हो गए थे। शायद आपस में युद्ध का समय हो गया था और सिर्फ मैं ही बीच में खड़ा था। उन गांव वालों के पास पहुंचते ही मैं उनसे पूछने लगा, तुम मासूम नहीं हो? ये औरतें विधवा बनने का नाटक कर रही थी, अब असली रूप में आ गई। जान गया हूं मैं, क्या कर रहे थे तुम मासूम गांव वालों को मार चुके हो और उसके बाद इन काल रूपियों की शक्ति को चुराना चाहते हो। वो सब हंसते गए थे, हंसते जा रहे थे वो, और मैंने एक सवाल भी किया, लेकिन तुम इतने सालों से ये रास्ता ढूंढ नहीं पाए, आज कैसे ढूंढ गए? तभी एक औरत मेरे करीब आई और मेरे गले से लगकर रोने लगी। कुछ देर तक वो रोती रही, फिर हंसने लगी। हंसती हंसती कहने लगी, उस दिन भी इसी तरह से रोई थी ना? तुम्हारी इसी शर्ट के अंदर ट्रैकिंग डिवाइस डाल दिया था मैंने। अब कभी किसी औरत के गले मत लगना, तुम सही थे, इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहाँ उनके पास ऐसी ऐसी शक्तियाँ थीं कि वो काल रूपियों को बड़ी आसानी से हरा पा रहे थे। हर जानवर के रूप में जब काल रूपी उन पर हमला करते, वो उन्हें पकड़ लेते, जकड़ लेते, उन्हें बेड़ियों में बांध रहे थे। वो किसी भी जानवर के रूप में उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो सब तांत्रिक इकट्ठा हो चुके थे। 100 से ज़्यादा थे। भले ही काल रूपियों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता था। कई काल रूपी जख्मी हो चुके थे। किसी के पास कोई प्लान नहीं था सिवाय मेरे। जैसे ही काल रूपी आगे बढ़ रहे थे, मैंने इशारा कर दिया, हमें पीछे हटना होगा। कुछ समय के लिए यकीन करो, हमें पीछे हटना होगा। हर काल रूपिया उस घरों के अंदर छिप चुका था। वहाँ घरों के अंदर हम पीछे से घात लगा रहे थे। मैंने इशारा कर दिया, हमें जानवर नहीं बनना है, हमें इंसान बनना है। इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनके रूप इख्तियार करो, इनके रूप बदलो, इनके रूप इख्तियार करो। ये आपस में लड़ लड़ कर मरेंगे और हम देखेंगे। वहाँ सब काल रूपे मेरी तरफ देखकर हंस रहे थे और उन्होंने वही रूप इख्तियार कर लिया। उन जैसे रूप बनाकर वो उन्हीं के बीच घूम रहे थे और वो काल रूपियों को ढूंढ रहे थे।
वहाँ बार बार हम उनके कपड़े फाड़ देते, उनके चेहरे पर निशान बना देते और बोलना शुरू कर देते, काल रुपया। और वो तांत्रिक एक दूसरे को मार रहे थे। इस तरह से फंसाते गए इस तरह से हम फंसाते गए और वहाँ लाशों के ढेर लग रहे थे। हम में से किसी ने भी किसी तांत्रिक को नहीं मारा था, वो ही एक दूसरे को मार रहे थे। दरिंदों की तरह तलवारें लिए वो काट रहे थे, बेड़ियों में बांध रहे थे। कुछ को मौत के घाट उतारा, कुछ को बांध दिया और आखिरी तांत्रिक को बांधकर हमने उन्हें एक डंडे से लटका दिया था। अब काल रूपिये असली रूप में आ गए थे और अब जाकर उनके ढेर लगे हुए थे। एक तरफ ढेर लगा दिया था लाशों का, एक तरफ जिंदा, और जिंदा को कोई छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन मैंने उन्हें रोका, जिंदा हम इन्हें छोड़ देंगे, हम इन्हें मार नहीं सकते, हमें अपने नियमों पर चलना है, इन्हें हम मार नहीं सकते बिना ज़रूरत के। कुल 40 से 50 तांत्रिक थे जो छोड़ दिए गए थे, लेकिन वो इस तरह से डर कर गए थे, दोबारा आने की शायद उनके पास हिम्मत नहीं होगी। वो उस गांव को छोड़कर भी उसके बाद भाग गए। दोबारा वो कहाँ गए कोई नहीं जानता। उसके बाद भी काल रूपिये मुझे कई बार मिले, मैं उस गांव में कई बार गया। उनके द्वार को खोलकर जाने का रास्ता मुझे पता चल गया था और मैं कई बार मिलने उनके पास जाता। वो जंग जो इतने सालों से चली आ रही थी उसका अंत हो गया था। कुछ महीनों बाद मुझे ये पता चला था, वहाँ से बचने वाला हर एक तांत्रिक आज जेल में बैठा है। जैसा कि मैंने कहा था, इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कातिल थे और कातिल ही रहे। बाहर आकर भी उन्होंने यही काम किया और पुलिस ने एक एक करके उन्हें पकड़ लिया। वो पहले से ही फरार थे, एक गांव में बचे हुए थे। गांव को छोड़ा उन्होंने और पुलिस की पकड़ में आ गए। आज वो गांव दोबारा बसने लगा है और वहाँ पहले से रहने वाले लोग आना शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे शायद वो बसता चला जाएगा और मैं आज भी वो काम कर रहा हूँ। मैं उन जानवरों को मारता हूँ जो आदमखोर हैं, और अगर मारने की ज़रूरत ना हो तो मैं पकड़कर जंगलों में छोड़ देता हूँ। आज भी मैं इंसानों से ज़्यादा भरोसा जानवरों पर करता हूँ। आपको नहीं लगता कि मैं सही कर रहा हूँ?